जुडिशियल ड्रीम यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत है। नमस्कार। हिंदू कानून की जटिलताओं को समझने की इस यात्रा में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारी हिंदू लॉ लीगल सीरीज में हम एक बहुत ही कह सकते हैं अहम विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक वैध हिंदू विवाह मतलब एक वैलिड हिंदू मैरिज के लिए कौन सी रस्में जरूरी हैं, कौन सी सेरेमनीज आवश्यक है। जी, ये सवाल अक्सर उठता है, क्या बस दो लोगों का साथ रहना या उनकी सहमति काफी है, या कानून कुछ खास रस्मों की मांग करता है। यह विषय लॉ के छात्रों और खास तौर पर जो जुडिशरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि देखिए, भरण पोषण, उत्तराधिकार, बच्चों की वैधता, ये सब कुछ विवाह की वैधता पर ही तो टिका होता है। सही कहा। तो आज हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7, जो पुराने धर्म ग्रंथ हैं, उनकी बातें और कुछ बहुत जरूरी अदालती फैसलों मतलब लैंडमार्क जजमेंट्स, इनके आधार पर समझेंगे कि कानून की नज़र में हिंदू विवाह कब पूरा और वैध माना जाता है। क्या ये रस्में सिर्फ मतलब एक औपचारिकता हैं या इनका कोई कानूनी वजन भी है। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि हिंदू विवाह की पारंपरिक सोच क्या है। ये सिर्फ एक सामाजिक समझौता तो नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हमारे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में जैसे मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, गृह सूत्र है, इनमें विवाह को 16 संस्कारों में से एक माना गया है और शायद सबसे महत्वपूर्ण संस्कार। हाँ, संस्कार। संस्कार का मतलब ही है शुद्ध करने की क्रिया। तो विवाह को एक पवित्र, एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह देखा गया, जो सिर्फ दो लोगों को नहीं बल्कि दो परिवारों को जोड़ता है और व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश दिलाता है। प्राचीन मान्यता तो बिल्कुल साफ थी कि भाई विवाह तब तक पूरा नहीं है, वैध नहीं है, जब तक वो सही धार्मिक विधि विधान से ना हो। अच्छा, ये रस्में सिर्फ दिखावा नहीं थीं, इनको तो ये माना जाता था कि इनसे ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है और धर्म के रास्ते पर चलने का वादा पक्का होता है। मनु ने तो साफ कहा था कि विवाह धर्म निभाने के लिए पुरुष और स्त्री का एक अटूट और पवित्र मिलन है। तो ये सोच जो पश्चिम में सिविल कॉन्ट्रैक्ट वाली बात है, उससे तो बिल्कुल अलग है। अच्छा, तो मतलब पारंपरिक नजरिए में रस्मों का महत्व सहमति से भी ज्यादा था। तो फिर वो कौन सी रस्में थीं जिन्हें शास्त्रीय हिंदू कानून में सबसे जरूरी माना गया? हाँ देखिए, अगर हम पुराने ग्रंथों और मान्यताओं को देखें तो दो रस्में ऐसी हैं जिन्हें लगभग सभी जगह अनिवार्य माना गया है। कौन सी? एक तो है होम, मतलब पवित्र अग्नि के सामने देवताओं को बुलाना, और दूसरी जो शायद सबसे ज्यादा निर्णायक है वो है सप्तपदी, यानी 7 कदम। होम और सप्तपदी, हाँ ये नाम तो बहुत सुने हैं। इनका महत्व क्या है? पहले होम के बारे में बताइए। देखिए, होम में क्या होता है, वर और वधू पवित्र अग्नि के कुंड के सामने बैठते हैं, पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और वो देवताओं को आहुति देते हैं। अग्नि को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है, एक प्रमुख देवता, और शादी के मामले में अग्नि को एक हमेशा रहने वाला गवाह माना जाता है, एक शाश्वत साक्षी। अच्छा, अग्नि साक्षी। हाँ, अग्नि साक्षी। तो अग्नि के सामने जो वचन लिए जाते हैं वो पक्के और पवित्र माने जाते हैं। ये रस्म दर्शाती है शादी की पवित्रता, भगवान की मंजूरी और दोनों पक्षों का धर्म के प्रति समर्पण। और सप्तपदी, कहते इसके बिना तो विवाह अधूरा ही रहता है। जी हाँ, सप्तपदी को हिंदू विवाह की सबसे महत्वपूर्ण और बाध्यकारी मतलब बाइंडिंग रस्म माना जाता है। इसमें वर और वधू दोनों पवित्र अग्नि के चारों ओर या कभी-कभी सामने 7 कदम साथ चलते हैं। 7 कदम? हाँ, 7 कदम, और हर कदम के साथ वो जीवन के अलग-अलग पहलुओं के लिए वचन लेते हैं या प्रार्थना करते हैं, जैसे अन्न के लिए, बल के लिए, धन, सुख, संतान, ऋतुओं के अनुसार जीवन, और आखिर में दोस्ती और वफादारी के लिए। और शास्त्रों की मान्यता है कि जैसे ही 7वां कदम पूरा होता है, विवाह पूर्ण हो जाता है, अटल, इर्रिवोकेबल। 7वां कदम होते ही? हाँ, 7वां कदम पूरा होते ही वही वो पल है जब वर और वधू कानूनी और धार्मिक रूप से पति पत्नी बन जाते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है कि 7वें कदम पर इतना जोर है, लेकिन हम आम शादियों में देखते हैं वहां तो और भी कई रस्में होती हैं, जैसे कन्यादान होता है, वरमाला होती है, सिंदूरदान, मंगलसूत्र। इनका क्या स्थान है फिर? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। देखिए, भारत इतना विविध है तो वो विविधता हिंदू विवाह की रस्मों में भी दिखती है। सप्तपदी और होम के अलावा भी अलग अलग इलाकों में, समुदायों में, परिवारों में कई और रस्में होती हैं और उनका अपना महत्व है। जैसे आपने कहा कन्यादान, जिसमें पिता अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में देता है। इसे बहुत बड़ा दान माना गया है। फिर पाणी ग्रहण है,
जिसमें वर वधू का हाथ पकड़कर पत्नी स्वीकार करने का वचन देता है। लाजा होम होता है, जिसमें वधू का भाई धान या खील देता है, जिसे वर वधू अग्नि में डालते हैं। सिंदूर दान है, जिसमें वर वधू की मांग में सिंदूर भरता है। मंगलसूत्र पहनाना है। ये सब बहुत प्रचलित हैं। हाँ, ये सब तो होती हैं। लेकिन यहाँ कानूनी नजरिए से ये समझना जरूरी है कि ये सारी रस्में हर हिंदू शादी के लिए अनिवार्य नहीं है। इनकी अनिवार्यता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या उस खास समुदाय या परिवार का रिवाज मतलब कस्टम इन्हें जरूरी मानता है या नहीं। अच्छा, तो रिवाज पर निर्भर करता है। जी हाँ, कानून मुख्य रूप से उन रस्मों पर ध्यान देता है जिन्हें रिवाज ने अनिवार्य बना दिया हो। तो अब आते हैं आज के कानून पर। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, इसकी धारा 7 क्या कहती है? क्या ये किसी खास रस्म को अनिवार्य बताती है? हाँ, यहीं पर कानून का सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं प्रैक्टिकल पहलू सामने आता है। धारा 7 सेक्शन 7 ये कहती है, मैं इसके 2 हिस्से बताती हूँ। पहला भाग कहता है कि हिंदू विवाह वर या वधू दोनों में से किसी भी पक्ष के जो प्रथागत संस्कार और समारोह हैं, मतलब जो उनके कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज है, उनके अनुसार संपन्न किया जा सकता है। किसी भी पक्ष के, वर या वधू? हाँ, किसी भी पक्ष के। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कानून किसी एक स्टैंडर्ड तरीके को सब पर लागू नहीं करता। वो हिंदू समाज की विविधता और अलग-अलग समुदायों के अपने रिवाजों का सम्मान करता है। तो शादी वैध होगी अगर वो किसी भी पक्ष के समुदाय के मान्य रिवाजों के हिसाब से हुई हो। और दूसरा भाग? दूसरा भाग कहता है कि जहां ऐसे संस्कारों और समारोहों में सप्तपदी शामिल है, यानी पवित्र अग्नि के सामने वर और वधू का साथ में 7 कदम लेना, तो विवाह 7वां कदम लेने पर पूर्ण और बाध्यकारी मतलब कंप्लीट एंड बाइंडिंग हो जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं कि सप्तपदी हर शादी के लिए जरूरी है? नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर किसी समुदाय के लिवाज में सप्तपदी जरूरी है तो फिर उसे पूरा करना होगा, और तभी शादी पूरी मानी जाएगी जब 7वां कदम हो जाएगा। ये तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब अगर किसी समुदाय का रिवाज ऐसा है जहां सप्तपदी या होम नहीं होता, लेकिन कोई और खास रस्म होती है जिसे वो शादी के लिए काफी मानते हैं, तो क्या उस रस्म से हुई शादी भी धारा 7 के तहत वैध होगी? बिल्कुल हो सकती है, पर शर्त यह है कि वो रिवाज कानूनी तौर पर मान्य होना चाहिए। और रिवाज मान्य कब होता? देखिए, कानून में रिवाज यानी कस्टम को मान्यता देने की कुछ शर्तें हैं। जैसे वो रिवाज काफी पुराना होना चाहिए, प्राचीन, वो निश्चित होना चाहिए, मतलब साफ हो कि रिवाज क्या है, वो लगातार चला आ रहा हो, बीच में टूटा ना हो, और सबसे जरूरी वो लोक नीति मतलब पब्लिक पॉलिसी या नैतिकता के खिलाफ ना हो, और ना ही कानून के किसी साफ नियम का उल्लंघन करता हो। अगर कोई रिवाज इन सब शर्तों को पूरा करता है और उसके हिसाब से शादी हुई है तो उसे वैध माना जाएगा, भले ही उसमें होम या सप्तपदी ना हुई हो। अच्छा, अदालतों ने इस धारा 7 और रिवाज के महत्व को कैसे लिया है? क्या कुछ ऐसे केस हैं जिनसे ये बात और साफ होती है? हाँ, बिल्कुल है। अदालतों ने कई बार ये माना है कि शादी की वैधता के लिए कौन सी रस्में जरूरी हैं, ये पूरी तरह से उन लोगों पर लागू होने वाले रिवाज पर निर्भर करता है। एक बहुत महत्वपूर्ण केस है एस नागलिंगम बनाम शिवगामी का, 2001 का। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ कहा कि अगर कोई शादी किसी मान्य रिवाज के अनुसार हुई है तो वो सप्तपदी या होम जैसी रस्मों के बिना भी वैध हो सकती है, बस वो रिवाज अदालत में साबित करना होगा। इसी तरह पन्नीलाल बनाम राजेंद्र सिंह 1993 का मामला है। उसमें भी कोर्ट ने रिवाज की वैधता की शर्तें दोहराई कि वो प्राचीन हो, निरंतर हो, निश्चित हो और पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ ना हो। एक और दिलचस्प बात रीमा अग्रवाल बनाम अनुपम वाले केस में आई थी 2004 में। कोर्ट ने कहा कि प्रथागत संस्कार और समारोह का मतलब सिर्फ पंडित जी वाली रस्में नहीं है, बल्कि समुदाय में जो भी मान्य तरीका प्रचलित हो वो हो सकता है। इन फैसलों से तो ये बात एकदम साफ हो जाती है कि कानून काफी लचीला है और जमीनी हकीकत यानी रिवाजों को बहुत महत्व देता है। लेकिन अब एक सीधा सवाल, अगर किसी समुदाय के रिवाज के हिसाब से जो रस्में जरूरी हैं, अनिवार्य हैं, वो ठीक से निभाई नहीं गई या जानबूझकर छोड़ दी गई, तो उस शादी का कानूनी दर्जा क्या होगा? हाँ, ये तो काफी सीरियस बात है और इसका सीधा जवाब है, अगर पक्षकारों पर लागू होने वाले रिवाज के तहत जो अनिवार्य रस्में हैं
जो एसेंशियल सेरेमनीज है वो नहीं की गई तो कानून की नजर में वो शादी अमान्य होगी, इनवैलिड, या कहिए नल इन वॉइड। अमान्य मतलब ये कि ऐसी शादी को शुरू से ही अस्तित्वहीन माना जाता है, जैसे वो कभी हुई ही नहीं। अरे ये तो बहुत, इसके तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं फिर। निश्चित रूप से अमान्य विवाह से कई कानूनी परेशानियां खड़ी होती हैं। पत्नी भरण पोषण यानी मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकती, हालांकि सीआरपीसी की धारा 125 में कुछ राहत की गुंजाइश है। पति पत्नी के तौर पर संपत्ति के अधिकार पर असर पड़ता है, और सबसे महत्वपूर्ण, अगर ऐसा कोई व्यक्ति दूसरी शादी कर ले तो उस पर द्विविवाह यानी बिगैमी का आरोप नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि पहली शादी तो कानून की नजर में हुई ही नहीं थी। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब बात लग रही है। हाँ, पर कानून का सिद्धांत यही है। इस बात को पक्का करने वाले कुछ बहुत मशहूर केस हैं, जैसे प्रिया बाला घोष बनाम सुरेश चंद्र घोष 1971 का केस। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जहां सप्तपदी जैसी जरूरी रस्म रिवाज के हिसाब से आवश्यक थी और उसे नहीं निभाया गया, तो धारा 7 के तहत कोई वैध शादी हुई ही नहीं। फिर कमलराम बनाम हिमाचल प्रदेश प्रशासन 1966, कोर्ट ने कहा कि एक वैध हिंदू विवाह साबित करने के लिए ये दिखाना पड़ेगा कि जरूरी रस्में वाकई निभाई गई थीं। सिर्फ ये मान लेना या पार्टियों का लंबे समय तक साथ रहना ही काफी नहीं है, खासकर क्रिमिनल केस में। ओके। और भाऊराव शंकर लोखंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य 1965 का केस तो क्लासिक है द्विविवाह के मामले में। हाँ, ये तो बहुत बड़ा है। इसमें आरोपी ने पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी की। बचाव में कहा गया कि दूसरी शादी में जरूरी रस्में हुई ही नहीं थीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द्विविवाह का अपराध, जो आईपीसी धारा 494 में है, उसे साबित करने के लिए ये दिखाना जरूरी है कि दूसरी शादी सभी जरूरी रस्मों के साथ वैध रूप से हुई थी। अगर रस्में अधूरी थीं तो दूसरी शादी कानूनी तौर पर विवाह ही नहीं मानी जाएगी और इसलिए धारा 494 लागू नहीं होगी। भाऊराव लोखंडे वाला केस तो ये दिखाता है कि रस्मों का ना होना एक तरह से आपराधिक आरोप से बचा भी सकता है। ये तो सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, ये विरोधाभासी लग सकता है, पर ये कानून के सिद्धांत को साफ करता है कि बिना अनिवार्य रस्मों के शादी का कानूनी वजूद ही नहीं बनता। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखनी जरूरी है। क्या? कि दीवानी मामलों में, मतलब सिविल केसेस में, जैसे कि उत्तराधिकार का मामला हो या भरण पोषण का, अगर कोई जोड़ा बहुत लंबे समय तक पति पत्नी की तरह साथ रहा है और समाज ने भी उन्हें वैसे ही माना है, तो अदालतें अक्सर एक वैध विवाह का अनुमान लगा लेती हैं। अच्छा, अनुमान, ये पॉइंट जरूरी है। क्या ये अनुमान हमेशा लगता है और इसे मतलब कैसे गलत साबित किया जा सकता है? देखिए, ये एक खंडन योग्य अनुमान है, मतलब रिबर्टेबल प्रिजम्पशन। इसका मतलब ये है कि अदालत शुरू में मान सकती है कि इतने लंबे समय से साथ रह रहे हैं, समाज भी मान रहा है, तो जरूर वैध शादी हुई होगी, रस्में निभाई गई होंगी। लेकिन अगर दूसरा पक्ष ठोस सबूत पेश कर दे कि जो जरूरी रस्में थी वो तो असल में कभी हुई नहीं थी, तो ये अनुमान खारिज हो जाएगा। अच्छा, और सबूत का भार किस पर होता है? सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ, आमतौर पर उस पक्ष पर होता है जो शादी के होने को चुनौती दे रहा है, या कुछ मामलों में उस पर भी हो सकता है जो शादी का दावा कर रहा है। आजकल हम ये भी देखते हैं कि शहरों में और बदलते समाज के साथ कई बार शादी की रस्में बहुत सरल हो जाती हैं, सिंप्लीफाइड। क्या ऐसी शादियां भी वैध मानी जाती हैं? हाँ, ये भी एक जरूरी पहलू है। आज के समय में कई सुधारवादी आंदोलनों और सामाजिक बदलावों की वजह से शादी के सरल रूप सामने आए हैं। मिसाल के तौर पर आर्य समाज विवाह। आर्य समाज वैदिक परंपरा के आधार पर शादी करवाता है, जिसमें होम और सप्तपदी जैसी मुख्य रस्में होती हैं। इनको आमतौर पर वैध हिंदू विवाह माना जाता है, बशर्ते हिंदू विवाह अधिनियम की बाकी शर्तें पूरी हों, जैसे उम्र, मानसिक स्थिति वगैरह। हाँ, आर्य समाज विवाह तो काफी होते हैं। बिल्कुल। फिर कुछ राज्यों में, जैसे तमिलनाडु में, हिंदू विवाह अधिनियम में धारा 7A जोड़ी गई है। ये स्वयं मर्याथाई या सिर थिरुथा विवाहों को मान्यता देती है। ये आत्मसम्मान या सुधारवादी विवाह होते हैं। अच्छा, इनमें क्या होता है? ये शादियां बिना पंडित जी के और बिना पारंपरिक रस्मों के भी हो सकती हैं। बस रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने एक दूसरे को माला पहना दी या अंगूठी पहना दी या मंगलसूत्र बांध दिया।
इस तरह की सरल क्रियाओं से भी शादी हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने एस नागलिंगम वाले केस में ऐसे विवाहों को वैध माना है, अगर वो धारा 7A की शर्तों के अनुसार हों। यानी चाहे पारंपरिक तरीका हो या सरल, उसे किसी मान्य रिवाज या कानूनी प्रावधान के तहत होना जरूरी है। बिल्कुल, मुख्य बात यही है। सिर्फ आपस में सहमत हो जाना या शादी रजिस्टर करा लेना ही उसे वैध नहीं बना देता। हाँ, रजिस्ट्रेशन शादी का एक पक्का सबूत जरूर है, पर वो शादी को संपन्न नहीं करता। संपन्न तो रस्मों से ही होती है। तो आज हमने ये समझा कि हिंदू विवाह की वैधता के लिए रस्मों का पालन कितना जरूरी है और कैसे रिवाज इसमें एक सेंट्रल रोल निभाता है। ये सिर्फ धार्मिक औपचारिकताएं नहीं हैं, बल्कि कानूनी अधिकारों और दायित्वों की नींव हैं। सही कहा आपने। अनिवार्य रस्मों के बिना कानूनी तौर पर कोई हिंदू विवाह अस्तित्व में ही नहीं आता। ये सिद्धांत विवाह की गंभीरता और उसकी पवित्रता को दिखाता है। इस चर्चा ने यकीनन कई कानूनी बारीकियों को साफ किया है, लेकिन यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे समाज बदल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप जैसी चीजें ज्यादा स्वीकार्य हो रही हैं, शादी की पारंपरिक समझ पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो क्या भविष्य में अनिवार्य रस्मों की इस कानूनी जरूरत पर दोबारा सोचने की नौबत आ सकती है? कानून, परंपरा, व्यक्तिगत आजादी और बदलते सामाजिक मूल्यों के बीच ये संतुलन कैसे बनाए रखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आने वाले समय में और भी चर्चा होगी। तो दोस्तों, आज की इस गहरी पड़ताल के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और जुडिशियल ड्रीम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मॉडल उत्तरों और दूसरे अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगली बार हम हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के तहत एक वैध हिंदू विवाह की चर्चा करेंगे, कंडीशंस फॉर अ वैलिड हिंदू मैरिज। तब तक के लिए धन्यवाद।